प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित बचे हुए आंकिक क्वेश्चंस। इस वीडियो में बचे हुए सारे के सारे आंकिक क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। क्वेश्चन है, चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे पास चित्र दिया है और इस चित्र में ए और बी दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं के बीच में हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, अर्थात कैपिटल आर, जिसको हम परिणामी प्रतिरोध कहते हैं, उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। ए और बी के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध है, ए और सी के बीच में भी 3 ओम का प्रतिरोध है और बी और सी के बीच में भी 3 ओम का प्रतिरोध है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन से प्रतिरोध ऐसे हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, या तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या तीनों समांतर क्रम में जुड़े। तो इसके लिए सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये चित्र है। इसमें हमको क्या करना है, दो सिरों के बीच में एक सेल लगाकर धारा प्रवाहित करके देखना है। ये काम आप लोगों को एक्स्ट्रा, ये रफ कार्य है, तो रफ कार्य में आपको करके देखना है, या आप अपने दिमाग में भी इमेजिन करके इसको आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एक सेल को जोड़ देते हैं इस तरह से, और साथ में कुंजी भी लगा देते हैं। ये माइनस, ये प्लस होगा। अब हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा का प्रवाह किधर से होगा, तो ये माइनस से प्लस की ओर इधर होगा धारा का प्रवाह। फिर धारा इधर जाएगी, फिर धारा इधर जाएगी। इस बिंदु पर आकर धारा जो है 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो इस बिंदु पर कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। फिर ये जो धारा, यहाँ जितनी भी धारा होगी, मान लीजिए I1 इसको मान लिया, इसको I2 मान लिया और इसको I मान लिया। एक समझने के लिए हम यहाँ पे मान रहे हैं। तो कुछ धारा इस बिंदु A पर आकर इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी और कुछ धारा इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। तो ये जो धारा है आगे जाएगी, आगे जाकर फिर ये यहाँ पर दूसरे प्रतिरोध में से भी प्रवाहित हो जाएगी। कौन सी धारा, I1 धारा। इसका मतलब है कि यहाँ AC के बीच में जो 3 ओम का प्रतिरोध है और जो BC के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोधों में से समान धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध R' मान लेंगे। और हम जानते हैं कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ध्यान देना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला सीधा सीधा जोड़ने वाला होता है। तो 3 + 3 बराबर हो जाएगा 6 ओम। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया अब 6 ओम। तो अब फिर से हम डायग्राम को दिखा देते हैं। ये ए और बी के बीच में यहाँ पे बना देते हैं 3 ओम का प्रतिरोध। अब इन दोनों का परिणामी जो है वो आ गया 6 ओम। दोनों का परिणामी 6 ओम आ गया, जिसको हमने क्या कहा, R' कहा। अब ये जो R' यानी 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध 3 ओम के प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में जुड़ा है, तो आप कहेंगे समांतर क्रम में जुड़ा है। और समांतर क्रम में जुड़ा होने पर हम इसका तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे R, क्योंकि अब हमारे पास कोई प्रतिरोध नहीं बचा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला बटे वाला 1/R बराबर 1/R', मतलब ये 6 वाला और प्लस 1/3 ये वाला, दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में। R' का मान रखेंगे तो 1/R का मान आपको कुछ मिलेगा, और जो भी मान मिलेगा तो उसको आप पलट देंगे दोनों पक्षों को, तो आपको तुल्य प्रतिरोध R का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, देखिए, सबसे पहले जो 3 ओम के 2 प्रतिरोध है, जो AC और CB या BC कह सकते हो, AC और CB के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कौन कौन से प्रतिरोध, 3 ओम के 2 प्रतिरोध AC और जो CB
के बीच में है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बराबर होगा 3 + 3, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। R डैश बराबर हो जाएगा 6 ओम। अब हमने क्या कहा, ये जो 6 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ चित्र को समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 6 ओम का प्रतिरोध 3 ओम के प्रतिरोध के साथ, मतलब R डैश 3 ओम के प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में जुड़ा है, तो आप कहेंगे समांतर क्रम में जुड़ा है। तो हम लिखेंगे इस प्रतिरोध R डैश के साथ 3 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/3 बराबर 1/R डैश, R डैश का मान 6 प्लस 1/3। तो यहाँ इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे, आपको आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 3 का भाग देंगे 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 का भाग देंगे तो यहाँ 1 बार और यहाँ 1। इस तरह से 3 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 6 एलसीएम। तो ये लिख दिया। अब 6 में 6 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 प्लस ये 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2। तो इस तरह से 1 और 2 हो जाएगा 3 और बटे 6। भाग काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह से 1/R बराबर मिलेगा 1/2। दोनों पक्षों को हम पलट देंगे तो 1/R का मतलब R/1 यानी R, और 1/2 का उल्टा कर दो 2/1 यानी 2। इस तरह से ये जो हमारा परिपथ दिया था, इस परिपथ में 3-3 ओम के जो प्रतिरोध दिए थे, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है इस परिपथ का वो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 ओम के 2 प्रतिरोधों को यहाँ देखा कौन से क्रम में जुड़े थे, ये जुड़े थे श्रेणी क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश मानकर R डैश का मान निकाला, और जो R डैश है वो 3 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा के 1/R का मान निकाला और 1/R को उल्टा कर दिया दोनों पक्षों को, तो R का मान मिलेगा 2 ओम। ठीक, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन है, आप देखिए इस क्वेश्चन को। चित्र में A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध दिया है, A और B, यहाँ पे A है। A और B के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, दिया नहीं है, ज्ञात करना है। तो हमको A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और 5 प्रतिरोधों को दिया है। तो 5 प्रतिरोधों को दिया है और R है, तो तुल्य प्रतिरोध और कुछ मान लेंगे, जैसे R डैश मान लेंगे। तो हमको A और B के बीच में क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या आप इसको कर पाएंगे? देखिए A और B, हमको यहाँ देखने से क्या लग रहा है, चित्र को देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे पांचों प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो चलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर को निकालते हैं। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, A और B के बीच में अगर आप सेल लगाते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए इधर से धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखिए यहाँ से धारा जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर इधर से इस प्रतिरोध में से जाएगी, फिर इस प्रतिरोध में से, फिर इस प्रतिरोध में से, मतलब धारा किसी बिंदु पे आके बट नहीं रही है, सीधी धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब सीधी धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, प्रतिरोध जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। यहाँ R ओम का एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये B, ये R ओम के 5 प्रतिरोध है। ये वास्तव में कैसे क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना, जैसे R डैश मान लेंगे तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो चलिए मैंने ही आपको बता दिया, इसका आंसर आएगा 5R और मात्रक लिखना पड़ेगा ओम, इस तरह से। तो ये आप कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन आप इसको अपने स्तर पे बना लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन जब आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगे तो धारा प्रवाहित करके देख लीजिए। अगर धारा प्रवाहित करने के बाद अगर वो धारा सीधी प्रवाहित हो रही है, कहीं जाके बट नहीं रही है, उसके रास्ते अलग अलग नहीं हो रहे हैं, तो समझ जाना है कि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जैसे यहाँ पर देखने से आपको लग गया होगा कि समांतर क्रम में है, लेकिन वास्तव में ये कैसे क्रम में जुड़े हैं, ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चित्र में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, मतलब R ज्ञात करना है।
यहाँ ए है और यहाँ बी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दो बिंदुओं के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ 5 ओम का, यहाँ 15 ओम का, यहाँ 9 ओम का, और इन दो बिंदुओं के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब हमको सबसे पहले तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा होगा, और व्हीटस्टोन सेतु हम क्वेश्चन बैंक को हल कर रहे हैं तो आगे आएगा भी। व्हीटस्टोन सेतु इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, संलग्न मतलब जुड़ी हुई, जैसे ये दो भुजाएं संलग्न कहलाएगी या ये दो भुजाएं, इन दोनों को संलग्न नहीं कहेंगे, इन दोनों को संलग्न नहीं, संलग्न का मतलब होता है एक ही बिंदु पर जुड़ी हुई। जैसे इस बिंदु पर ये दो भुजाएं जुड़ी हैं, संलग्न है, इस बिंदु पर ये दो भुजाएं जुड़ी हैं, संलग्न है। तो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, जैसे इन दोनों का अनुपात ले लें, जरूरी नहीं इन दोनों का लें, इन दोनों का भी ले सकते हैं। तो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपात के, इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात के अगर बराबर है तो व्हीटस्टोन सेतु जो है ये संतुलन की अवस्था में माना जाता है। और संतुलन की अवस्था में जब माना जाता है तब यहाँ पर इन बिंदुओं के बीच में जो जुड़ा होता है, इन दो बिंदुओं के बीच में जो जुड़ा होता है, उन बिंदुओं के बीच में जो जुड़ा होगा उनके सिरों के मध्य कोई विभवांतर नहीं होता। और आप जानते हैं ओम का नियम होता है V बराबर IR। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि ये व्हीटस्टोन सेतु के समान है, और व्हीटस्टोन सेतु के समान होने के कारण व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात या प्रतिरोधों का अनुपात कह दो, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? तो अब यहाँ 3 का भाग दे देते हैं, तो यह आ जाएगा 3/5 बराबर 3/5, मतलब अनुपात बराबर है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु कैसा है? संतुलन की अवस्था में है। और जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तब यहाँ इन बिंदुओं के बीच में जो जुड़ा होता है उनके सिरों के मध्य विभवांतर कितना होता है? 0। और जब विभवांतर 0 होगा तो यहाँ हम इसको हल करेंगे, प्रतिरोध निकालना है तो 0/I बराबर R, तो प्रतिरोध भी कितना होगा? 0 होगा। प्रतिरोध कितना होगा? 0। और जब प्रतिरोध 0 है तो ये 2 ओम हमारे किसी काम का है ही नहीं। अगर हम इसको 2 ओम जोड़ते हैं या 2 ओम को गिनती में लेते हैं तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है ये दिया तो 2 ओम है लेकिन एक्चुअल में तो प्रतिरोध है ही नहीं। तो ये जो 2 ओम है ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के समान है, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 5 6 15, 3/5 बराबर 3/5। तो सेतु संतुलन में है, इसीलिए 2 ओम के प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है। जब भी सेतु संतुलन की अवस्था में किसी भी संधारित्र में, चाहे इस तरह का क्वेश्चन आए या फिर इसमें आए, प्रतिरोधों में आए, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में है तो इन दो बिंदुओं के बीच में जो जुड़ा रहता है वो गिनती में नहीं लेना है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 ओम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके सिरों के मध्य विभवांतर 0 होगा। अब हमारा 2 ओम तो गया, अब हमारे पास बचे सिर्फ 4 प्रतिरोध, इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब हमको पता करना है कि कौन से प्रतिरोध इन चारों में से श्रेणी में जुड़े हैं, कौन से समांतर में जुड़े हैं। तो वही तरीका, इन दोनों के बीच में हम लगा देते हैं एक सेल, हम लगा देते हैं कुंजी, माइनस, यहाँ प्लस, धारा इधर से प्रवाहित करेंगे, यहाँ जाएगी धारा इधर इस तरह से, फिर यहाँ धारा आई, यहाँ पे आके 2 भागों में बढ़ गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ I1 और ये I2, फिर ये धारा I1 जो है ये I1 इसमें से भी जाएगी, और ये जो धारा I2 है ये इसमें से भी जाएगी। कहने का मतलब है I1 धारा जो है 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों में से समान धारा जा रही है। इसका मतलब 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे R डैश। और 9 ओम और 15 ओम के प्रतिरोध भी यहाँ जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे R डबल डैश।
तो R डैश कितना आ जाएगा 3 + 5 8 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ना है प्रतिरोधों में, और ये आ जाएगा 9 + 15 24 ओम। तो इस तरह से इन 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आ गया 8 ओम। तो अब इसको इस तरह से दर्शाएंगे 8 ओम, और 9 ओम और 15 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आया हमारा 24 ओम। तो इसको इस तरह से दर्शाएंगे 24 ओम। और अब हमारा एक परिपथ है वो इस तरह का बनेगा, ये ए और बी। अब 8 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो बटे वाला फार्मूला लगा के अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इनके लिए तुल्य प्रतिरोध मान लिया R डैश, इनके लिए मान लिया R डबल डैश। अब R डैश और R डबल डैश, ये R डैश है, ये R डबल डैश है। अब तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे R, और समांतर का फार्मूला 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। R डैश और R डबल डैश के मान रखेंगे और R का मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया। अब 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बराबर 8 ओम। इसी प्रकार 9 और 15 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो R डबल डैश बराबर 24 ओम। श्रेणी क्रम में सोचने का ही नहीं, सीधा जोड़ने का। अब R डैश 8 ओम तथा R डबल डैश 24 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये इस तरह से 8 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध, इसका नया परिपथ ये बना। तो ये कौन से क्रम में जुड़े? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध R मान लेंगे और 1/R बराबर समांतर का फॉर्मूला 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। R डैश का मान 8, R डबल डैश का मान 24। लघुत्तम आएगा 8 और 24 का। तो वैसे तो देखा जाए तो 2 का भाग देना चाहिए, 3 का मैं डायरेक्ट 8 का भाग दे देता हूँ। यहाँ आएगा 3 और 3 का भाग दे देता हूँ, यहाँ 1। तो 8 × 3 मतलब 24 आएगा। एक्चुअल में ये 8 का भाग डायरेक्ट दे नहीं सकते, आप जानते हैं। या फिर सीधा सीधा समझ लो कि दोनों में से क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें एक संख्या का दूसरे में भाग चला जाता है। तो 8 का भाग 24 में जा रहा है और 24 में 24 का जाता ही है। तो सीधा सीधा हम ले सकते हैं कि लघुत्तम 24 है। 24 आ गया यहाँ पर। 24 में 8 का भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3 प्लस 24 में 24 का भाग देंगे 1 बार, 1 एकम 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। भाग देंगे 4 एकम 4, 4 6 24। तो यह आ जाएगा 1/6। ये किसका मान आ गया? 1/R का मान आ गया। 1/R का मान 1/6, दोनों को पलट देंगे तो R बराबर मिलेगा 6 ओम। इस तरह से ये जो परिपथ आपको दिया है, इस परिपथ में A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 6 ओम आया है। तो व्हीटस्टोन सेतु बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ेंगे भी हम आगे। और व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, तब यहाँ बीच में जो जुड़ा होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में कहा है 2 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 16 ओम तथा 2 तार हैं। 2 तारों को जब वो कहता है कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मान लीजिए इस तरह से जोड़ दिया हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 2 तारों को, और 2 तारों को मतलब तारों के जो प्रतिरोध है वो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना है? 16 ओम है। तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर हम इन्हीं 2 प्रतिरोधों को या तारों को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है 3 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 तारों को या 2 प्रतिरोधों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है 16 ओम, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है 3 ओम। तो ये प्रतिरोध जो है इनको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन प्रतिरोधों को मान लेंगे। ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध कहो, चाहे इन दोनों को कहो, बात एक ही है। एक बार श्रेणी में जोड़ते हैं तो कहता है इतना होता है तुल्य प्रतिरोध, और एक बार समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इतना होता है तुल्य प्रतिरोध 3 ओम। तो हम मान लेंगे पहले प्रतिरोध को R1, दूसरे प्रतिरोध को R2, कुछ भी मान सकते हो, R डैश, R डबल डैश, जो मानना है आप मान सकते हो। तो इस तरह से 2 तारों के प्रतिरोधों को हम मान लेंगे R1 और R2। ठीक, तो इस तरह से हमने लिखा, मान लो 2 तारों के अलग अलग प्रतिरोध R1 व R2 है। अब प्रश्नानुसार सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है,
तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है दोनों प्रतिरोधों को, और श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं R1 प्लस R2 बराबर 16 हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम, इस तरह से। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 16 ओम, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 16 बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो सीधा सीधा जोड़ते हैं, तो R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम। अब इन्हीं प्रतिरोधों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है, और आप जानते हैं कि जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है दो प्रतिरोधों के लिए वो इस तरह का होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ तुल्य प्रतिरोध दिया है 3 बराबर 1/R1 पहले तार का प्रतिरोध और दूसरे तार का 1/R2 या R2 दिया है। तो इस तरह से समांतर क्रम के लिए ये बनेगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है, तो 1/3 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। समझ गए होंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यह समीकरण मिला है। R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम। समांतर क्रम में जोड़ने पर अब इसको हम हल करते हैं, तो 1/3 बराबर R1 R2 बटे में है, तो इसका एलसीएम R1 इंटू R2 हो जाएगा। इसका तिर्यक गुना कर देंगे तो R2 का गुना 1 में R2 प्लस R1 का गुना 1 में R1। तो इस तरह से R2 प्लस R1 मतलब R1 प्लस R2 ही है वो। तो R1 प्लस R2 का मान हमारे पास कितना है? 16 है। ये मान हम रखेंगे R1 प्लस R2 की जगह पर। तो इस तरह से 1/3 बराबर 16 R1 प्लस R2 का मान हमने रख दिया बटे R1 प्लस R2। अब हम R1 प्लस R2 का तिर्यक गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 3 का तिर्यक गुना करेंगे 16 में, तो 3 गुना 16, तो ये हो जाएगा 16 या 48, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दो समीकरणों को हल करके हम R1 प्लस R2, R1 और R2 के मान हम नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमारे पास या तो इस तरह का कोई माइनस वाला ऐसा समीकरण आ जाए कि हम जोड़कर घटाकर या किसी भी तरह से हम R1 और R2 के मान निकाल लें। अभी हम R1 और R2 के मान इन दो समीकरणों से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे इस सूत्र की मदद, a माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर a प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस 4ab। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। a माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर a प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस 4ab। आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें हम a की जगह रखेंगे R1 और b की जगह रखेंगे R2, और a और b का फार्मूला हम R1 और R2 के लिए बना लेंगे। तो इसके आगे हम ऐसा करेंगे। तो उस स्थिति में हमको a की जगह R1 और b की जगह R2 रखने के बाद हमको इस तरह का फार्मूला मिलेगा, R1 माइनस R2 पूरे का स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस 4R1 R2। हमारे पास जो समीकरण 1 आया था, उस समीकरण 1 में R1 प्लस R2 का मान हमारे पास 16 है, और R1 इंटू R2 का मान समीकरण 2 में हमारे पास 48 है। तो यहाँ R1 प्लस R2 का मान हम रखेंगे 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2 का मान जो समीकरण 2 में 48 है वो यहाँ रखेंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 48 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो होगा 192। इस तरह से 256 में से 192 घटाएंगे तो आएगा 64। तो R1 माइनस R2 पूरे का स्क्वायर बराबर 64 होता है 8 का स्क्वायर। यहाँ हमको प्लस माइनस के झमेले में नहीं पड़ना है, सीधा सीधा, क्योंकि जनरली वर्ग हटता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ गणित को सॉल्व करना है, तो उसके हिसाब से हम माइनस चिन्ह को यहाँ पे नहीं सोचेंगे माइनस के बारे में। तो 64 जो है 8 का वर्ग है, 8 गुना 8 64 होता है, तो 8 का वर्ग, तो यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा R1 माइनस R2 बराबर 8, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1 R1 प्लस R2 बराबर 16 ये वाला था, और समीकरण 3 मिला R1 माइनस R2 बराबर 8। अगर हम इन दोनों समीकरणों को, पहले और तीसरे दोनों समीकरणों को अगर जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद यह R2 प्लस में है और दूसरा R2 माइनस में है,
तो यहाँ R2 से R2 ये हो जाएगा कैंसिल। आप इस तरह से काट सकते हैं, विलोपन विधि टाइप का हो जाएगा ये। तो समीकरण 1 और 3 को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद R2 से R2 कैंसिल, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो हमको यहाँ मिलेगा R1 ये हो जाएगा 2R1 बराबर 16 और 8 ये होगा 24। अब R1 के साथ 2 गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, या भाग काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो R1 बराबर मिल जाएगा 12 ओम। ये हमारा पहला प्रतिरोध आ गया। अब ये जो R1 का मान आया है, ये R1 का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, R1 प्लस R2 बराबर 16 में, या समीकरण 2 में रख दो, R1 इंटू R2 बराबर 14, या समीकरण 3 में रख दो, R1 माइनस R2 बराबर 8 में। तीनों में से किसी में भी आप R1 का मान रख के R2 का मान निकाल सकते हो। तो मैं सिंपली R1 का मान रख देता हूँ समीकरण 1 में, और R1 का मान समीकरण 1 में रख दिया 12 प्लस R2 बराबर 16। इसको हल करेंगे, R2 जैसा का वैसा ही रहेगा, 12 का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा -12, और R2 बराबर 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा 4 ओम। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रतिरोध आ जाएगा 4 ओम। तो पहला प्रतिरोध R1 का मान हमारे पास आ गया 12 ओम, और दूसरा प्रतिरोध R2 का मान हमारे पास आ गया 4 ओम। अब थोड़ा सा हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। एक का आंसर आपका आया 12 ओम और एक का आया 4 ओम। अब देखिए, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बराबर हो रहा है 16 ओम, और दोनों को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं 1/12 और 1/4, इसको हल करते हैं। ये देखिए दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। अब इसको हल करके देखते हैं 3 ओम आता है क्या, तो इसको तुल्य प्रतिरोध अभी हम कुछ और मान लेते हैं R, क्योंकि 3 तो दिया है। अगर हम यहाँ 3 ले लेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन हम यहाँ R लेके चल रहे हैं। लघुत्तम कितना आएगा 12, यहाँ 12 में 12 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 में गुणा 1 का करेंगे तो 1, प्लस 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3। इस तरह से ये 4/12 1/R हल करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/R बराबर 1/3, यानी समीकरण को अगर पलट देंगे तो R बराबर 3 ओम। तो देखिए दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बराबर, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 3 ओम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही भी है, 12 ओम और 4 ओम। तो इस तरह से जितने भी अंकीय क्वेश्चन करवाना था, लगभग हर तरह के अंकीय क्वेश्चन यहाँ पे आपको हल करवा दिए हैं। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।